नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। और खास तौर पर हम संविधान के अनुच्छेद 66 की उस रूल बुक को डिकोड करेंगे जो देश के इस दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद की पूरी चुनाव प्रक्रिया को तय करती है। अक्सर मन में ये सवाल आता है ना कि देश अपना उपराष्ट्रपति आखिर कैसे चुनता है। और उससे भी बड़ा सवाल, इस पावरफुल पोजीशन के लिए असल में वोट देने की ताकत किसके हाथों में है। आइए इसके पीछे का पूरा मैकेनिज्म समझते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 66 का बेसिक परिचय, फिर जानेंगे कि वोट कौन डालता है, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया, उम्मीदवार की योग्यता के नियम और आखिर में इस पद का महत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, अनुच्छेद 66 का परिचय। किसी भी गेम को अच्छे से समझने के लिए पहले उसके बेसिक समझना जरूरी है, तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। आसान भाषा में समझें तो अनुच्छेद 66 असल में हमारे संविधान की वो स्पेसिफिक रूल बुक है जो साफ साफ बताती है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा और उसका एग्जैक्ट तरीका क्या होगा। ये कोई आम नियम नहीं है, ये इंश्योर करता है कि देश के इस इतने बड़े पद के लिए जो चुनाव हो वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। भाग 2, वोट कौन डालता है। अब ये देखते हैं कि इस खास चुनाव में वोटिंग पावर आखिर दी किसे गई है। देखिए, इस चुनाव के लिए एक खास इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल बनता है। और इसमें कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, मतलब लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स, दोनों मिलकर इस चुनाव में अपना वोट डालते हैं। बस यही वो एक्सक्लूसिव ग्रुप है जिसे ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को, यानी जो हमारे स्टेट्स के एमएलए होते हैं, उन्हें इस वोटिंग से जानबूझकर बाहर रखा गया है। केवल और केवल सांसद ही वोटिंग बूथ तक जा सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने इस चुनाव को पूरी तरह से संसदीय स्तर पर ही फोकस्ड रखा है। भाग 3, चुनाव प्रक्रिया की व्याख्या। वोटर्स कौन हैं ये तो हमने जान लिया। अब अपना ध्यान वोटर्स से हटाकर जरा वोटिंग बूथ के अंदर के तकनीकी नियमों पर ले चलते हैं। ये जो वोटिंग मेथड है ना, इसे 3 बहुत ही सिस्टमैटिक स्टेप्स में बांटा गया है। पहला है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और दूसरा है एकल संक्रमणीय मत। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, पर इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसमें कोई वोट वेस्ट नहीं होता, बल्कि प्रेफरेंस के हिसाब से ट्रांसफर हो जाता है। और तीसरा नियम गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट, जो ये पक्का करता है कि पूरी प्रक्रिया 100% फेयर और बिना किसी दबाव के हो। भाग 4, उम्मीदवार की योग्यता के नियम। अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं कि चुनाव में खड़े होने के लिए कैंडिडेट में कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। किसी भी कैंडिडेट के लिए यहाँ 3 एकदम स्ट्रिक्ट बेसलाइन रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला, उनका भारत का नागरिक होना मस्ट है। दूसरा, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। और तीसरा, सबसे खास नियम, उनमें राज्यसभा का सदस्य बनने की पूरी योग्यता होनी चाहिए। इन तीनों शर्तों पर खरा उतरना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। इन योग्यताओं के अलावा एक और बहुत सख्त नियम है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद का नियम। अगर कैंडिडेट किसी भी सरकारी नौकरी या लाभ वाले पद पर है तो वो सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसे बैलेंस करने के लिए कुछ खास छूट भी हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री है तो उन पर ये अयोग्यता लागू नहीं होती। भाग 5, इस पद का महत्व। इन सारी टेक्निकलिटीज को समझने के बाद अब थोड़ा पीछे हटते हैं और इस पद के असली वजन को महसूस करते हैं। असल में उपराष्ट्रपति के पास एक बहुत ही यूनिक दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक तरफ तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वहाँ की पूरी कार्यवाही को मैनेज करते हैं, और दूसरी तरफ अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो सीधे राष्ट्रपति के कर्तव्यों को भी संभालते हैं। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 66 के तहत एक एकदम फ्लॉलेस चुनाव प्रक्रिया का होना राष्ट्र की डेमोक्रेसी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस सारे संवैधानिक ज्ञान को अगर हम इतिहास से जोड़कर देखें तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वो सिर्फ एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक कमाल के फिलॉसफर और बेहतरीन टीचर भी थे। ऐसे लेजेंडरी व्यक्तित्व ने ही इस पद की वो गरिमा स्थापित की थी जिसे आज तक मेंटेन किया गया है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अनुच्छेद 66 जैसे इतने स्ट्रक्चर्ड और बिना किसी समझौते वाले संवैधानिक नियम किसी देश की लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए एक अल्टीमेट सेफगार्ड का काम कैसे करते हैं? सोचिए, अगर ये नियम इतने मजबूत और पारदर्शी ना होते तो क्या लोकतंत्र का ताना बाना इतना सुरक्षित रह पाता? इसी विचार के साथ आज की इस खास चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।